Good morning, students. Good morning, sir. Today we are going to discuss parts of speech. A very vital topic, बहुत ही important topic है इंग्लिश का, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्ड्स की जानकारी नहीं होती और इसीलिए वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो पैराग्राफ नहीं बना पाते और इसीलिए वो इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाते और लिख भी नहीं पाते। जिस तरह एक माला होती है, माला किससे बनती है? फूलों से, राइट? तो उसी तरह यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश के सेंटेंस है वो किससे बनते हैं? वर्ड्स से। यस, वेरी गुड। तो वर्ड्स यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी पढ़ते हैं तो किसको पढ़ते हैं? वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो उन वर्ड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए उनका नेचर क्या है, मतलब वो वर्ड किस कैटेगरी के है ना। जैसे हर चीज को एक कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे हमारे घर में हम देखते हैं किचन में क्या रखे होते हैं? आपके कपड़े रखे होते हैं किचन में? नहीं, है ना। तो हर एक जगह किसी पर्टिकुलर चीज के लिए निर्धारित है। जैसे किचन में क्या होता है? खाने का सामान। आपके जो अलमीरा होते हैं उसमें कपड़े होते हैं, राइट। आपके ड्राइंग रूम में सामने में जो आपका एक शोकेस बना होता है उसमें आपकी ट्रॉफीज होती है, मेडल्स होते हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव थॉट वाली सीनरीज होती है। तो हर एक चीज निर्धारित होती है। उसी तरह यहाँ पर भी इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स का अपना एक निर्धारित एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। तो आज हम उसको समझेंगे कि किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है उसकी ग्रामर से, राइट। ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण मतलब वो भाषा किस पर आधारित है, एक सिस्टम। ग्रामर यानी एक सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम सभी भाषा में अपना होता है। यहाँ पर इंग्लिश में जो ग्रामर का पहला हिस्सा है वो है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्णमाला। अब देखो, वर्णों की माला, दो पार्ट में बना है शब्द, वर्णों की माला। वर्ण यानी अक्षर। अक्षर से मिलकर जो एक पूरा सिस्टम बना है उसको अपन अल्फाबेट बोलते हैं। और यहाँ पर हिंदी में अल्फाबेट किससे मिलकर बने हैं? लेटर्स, बराबर है। और ये लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर या फिर वर्ण कहते हैं, राइट। तो हिंदी में हमारे जैसे कि स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ अम आहा ऋ ऋषि का इसमें स्वर होते हैं और बाकी के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है वॉवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स, है ना। इसमें कुछ सेमी वॉवल्स भी होते हैं, दो सेमी वॉवल्स को मोटे हिसाब देखें तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो जो हिंदी के स्वर है वो यहाँ किसमें गिने जाते हैं? वॉवल्स में। स्वर जो मैंने अभी आपको बताया, लिखने में जनरली ए ई आई ओ यू इसको अपन मानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है साउंड पे। अगर ए से लिखा है तो उसका साउंड स्वर आना चाहिए, ई से लिखा है तो स्वर आना चाहिए। कई बार क्या होता है, यू से लिखा होता है अम्ब्रेला, लेकिन यू से लिखा होता है यूनिवर्सिटी। तो अम्ब्रेला जब बोलेंगे तो वो स्वर में आएगा क्योंकि अ है, और यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो स्वर में नहीं आएगा क्योंकि वहां साउंड क्या आ रहा है? यू आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। और बाकी कॉन्सोनेंट्स में तो बाकी साउंड आते हैं। तो दिस मच इज क्लियर फॉर यू, आई थिंक। इज इट क्लियर टू यू? बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। तो हम वर्ड्स की दुनिया में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए चलिए, तो हम बात करते हैं वर्ड्स की, है। तो वर्ड्स यानी शब्द, राइट। अब जो वर्ड्स है इंग्लिश में स्पेशली जो भी वर्ड बनते हैं उनकी समानता के आधार पर, समानता के आधार पर। जैसे लड़कों में कुछ समानता है, उनको एक कैटेगरी में डाला गया। लड़कियों में कुछ समानता है, उनको एक कैटेगरी में डाला गया। मानती है इस बात को आप? समानता क्या? अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिल जाते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। तो हर जगह कैटेगरी बनाई जाती, समानता के आधार पर। तो यहाँ पर भी समानता के आधार पर 8 कैटेगरीज बनाई हुई। कितनी? 8। इसीलिए बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 मतलब आपकी जो बातचीत होती है उसके कितने हिस्से हैं? 8। और इसी को दूसरा नाम दिया है वर्ड क्लास। क्या बोला गया है? वर्ड क्लास यानी शब्दों की कक्षा। तो जैसे हमारे यहाँ पर
शक्कर को एक डब्बे में रखा जाता है, नमक को एक डब्बे में रखा जाता है, राइट। और आपके दूसरा जो आइटम है उसको एक डब्बे में, ऐसा तीनों को एक साथ रखते हैं क्या? शक्कर, चाय पत्ती सब एक ही जगह ना, अलग अलग। उसी तरह समानता के आधार पर आप देखेंगे, जैसे घर में क्या होता है, बच्चों के जो कपड़े हैं ना, बच्चों के कपड़ों का अलग शेल्फ होता है, मम्मी के कपड़ों का अलग शेल्फ होता है, पापा के कपड़ों का अलग शेल्फ होता है। ऐसा मिक्सचर तो नहीं होता, नहीं तो जल्दी जल्दी में पता चला मम्मी अपनी साड़ी पहनने की जगह पापा का शर्ट ही पहन लिया। Have you seen somewhere? ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर चीज को कैटेगराइज रखा जाता है ताकि समय पे प्रॉब्लम न जाए। इसीलिए हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना चाहिए। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के? 8। यस। तो उसमें से पहला प्रकार कौन सा होता है? नाउन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब संज्ञा यानी क्या? पहचान, है ना, आइडेंटिटी। जिस चीज से किसी वस्तु की पहचान होती है, किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। अब नई डेफिनेशन नाउन की क्या बनती है? और नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, नाम। जैसे हमने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस? यस, इसकी डस्टर, इसकी पहचान है। तो डस्टर शब्द किस कैटेगरी में चला गया? नाउन शब्द में चला गया। क्लियर हो रहा है आपको? मैंने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस? वॉच। वॉच किस कैटेगरी में चला गया? क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है वो उसकी क्या बता रहा है? पहचान बता रहा है। तो सभी पहचान वाले शब्द काय में रखे गए हैं? जैसे ये इसको क्या कहेंगे? हाँ। तो हर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है ना? ये क्या है? ये कौन है? ये क्या है? ये कौन है? तो व्हाट और हु से पूछे जाने क्वेश्चन के आंसर काय में आ जाएंगे? नाउन। बेसिक में आपको दे रहा हूं, डिटेल तो एक एक चीज की डिटेल की अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी, बट यहाँ पर हम एक बेसिक समझ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन होते हैं। जैसे हमारे परिवार में 5 प्रकार के लोग हैं, उसको सबको समझने में टाइम तो लगेगा, है ना। तो ये हो गया नाउन। नाउन के बाद दूसरा क्या आता है? प्रोनाउन। ये 2 शब्दों से बना है, प्रो और नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं राइट। अब देखिए, सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर, यानी आप बार बार नाम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वहां पर क्या डाला जाता है? प्रोनाउन डाला जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, ये सब शब्द आते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, फिर हम बोलेंगे राम कक्षा 6वीं में पढ़ता है। बार बार राम को रिपीट नहीं करना है, तो हम क्या बोलेंगे? वह। क्या बोलेंगे? वह। जैसे राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन अच्छे दोस्त हैं या अच्छे मित्र है। राम श्याम मोहन आज गणित का अभ्यास करने वाले हैं। राम श्याम मोहन ने अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर लिए। ये बार बार राम श्याम मोहन रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए परिस्थिति को देखकर हम उनको बोलते वे, उन्होंने, उन्हें, ऐसे 3 तरीके से हम उन्हें याद करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे राम श्याम मोहन अच्छे लड़के हैं, वे आज गणित का अभ्यास करेंगे, उन्होंने गणित में अच्छे नंबर लिए। तो राम श्याम मोहन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शब्द लेंगे हम इंग्लिश में? दे। क्या नाम लेंगे? दे। उसी तरह जैसे मैं खुद के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई। ठीक है। आपको मैं नाम लूंगा, जैसे सामने कोई लड़का खड़ा है तो मैं उसको बोलूंगा चेतन इधर आओ। सामने है तो चेतन इधर आओ। और क्या बोलूंगा? अगर मैं उसको देख के बोल रहा हूं तो फिर क्यों बोलूंगा चेतन इधर आओ? मैं बोलूंगा तुम इधर आओ, आप इधर आइए। तुम और आप, ये दोनों शब्द के लिए इंग्लिश में क्या है? यू। आई वी यू, वी, आई वी यू, दे, ही, शी, इट। ये जो शब्द आपको पकड़ में आते हैं, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है ये सब? प्रोनाउन है, जिनके अपने अपने अर्थ है। यानी मैं, तुम, हम, वे, वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको एक नया व्यक्ति जो इंग्लिश को शुरू करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, राइट। तो ये आप प्रोनाउन को समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है? नाम वाले शब्द काय में जाएंगे? नाउन में। और नाम की जगह जो शब्द आएंगे वो काय में जाएंगे? प्रोनाउन में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इसको इसी क्रम में समझना है। तीसरा होता है एडजेक्टिव। ये मैंने अभी बेसिक वीडियो है, इसकी डिटेल हर एक पार्ट का डिटेल वीडियो आएगा आपको।
तो एडजेक्टिव यानी क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमको जानकारी दे, इसको विशेषण बोलते हैं, विशेषता बताना। अब विशेषता का संबंध सिर्फ अच्छा से नहीं होता, विशेषता यानी जो उसकी क्वालिटी है वो हमको बताना। जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, अभी हमने क्या देखा था, क्या है और कौन है। अब हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति कैसा है, कोई वस्तु कैसी है। जैसे मैंने आपको बोला व्हाट इज दिस, तो आपने बोला चौक, ये चौक है, पर ये कैसा है, सफेद है। यस, तो सफेद, इसके बारे में हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हर वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रोवाइड करता है, सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं उनको, एडजेक्टिव। ऐड कर रहा है वो, है ना, नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो ऐड समथिंग, जो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, देख एंड प्रोनाउन, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्लियर हो गए? कोई डाउट इसमें? क्या आप में से कोई रिपीट कर सकता है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? से और कुछ से? देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, आप बोलेंगे तो आपका आएगा, मैं बोलूंगा तो मुझे आएगा। मेरे खाना खाने से आपका पेट भरने वाला नहीं है, मेरे बड़े सपने होने से आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। आपको खुद को करना पड़ेगा, राइट? नाउ द फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन इज बहुत बढ़िया। प्रोनाउन इज I, you, we, they, he, she, it. वेरी गुड। Adjective, add something to the meaning of noun and pronouns. वेरी गुड। इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा गुड। कोई नाउन कैसा है, गुड है ना। कोई कैसा है, टॉल है। कोई बिल्डिंग कैसी है, टॉल है ना। ये चौक कैसा है, वाइट। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। जैसे देयर आर 13 गर्ल्स, देयर आर 13 गर्ल्स इन द क्लास। गर्ल्स तो है पर कितनी है, 13 है, संख्या। क्वालिटी बताता है, क्वालिटी यानी गुड। दिस वॉच इज गुड, दिस इज अ गुड वॉच। ऐसा भी बोल सकते हो, दिस वॉच इज गुड, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। उसका नाम क्या है, बता सकता है कोई? एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आता है, वर्ब। वेरी गुड। जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिया, एक्शन वर्ड्स। क्या डेफिनेशन इसकी, एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिससे कुछ कार्य का होना पता चलता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, खेलना, है ना। ये सब कार्य में आ गया आपका एक्शन वर्ड्स में। वर्ब को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जैसे वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का एस फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये सारे फॉर्म्स, मतलब कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता। बिना वर्ब के आप सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई कर्म ही नहीं होता, जब कोई कर्म ही नहीं होगा तो बात किसकी करेंगे। ठीक है, बैठना भी एक कर्म है। बैठे हैं ना, क्योंकि तो कोई काम है, हम बैठे हैं तो कोई काम कर, बैठना भी, सोना भी एक काम। जब कुछ नहीं होता तब भी कुछ होता है, राइट। तो वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग फॉर्म है, इसके आधार पर टेंस को पढ़ा जाता है। इसके बगैर हम टेंस की कल्पना नहीं करते। तो अगर आपको टेंस सीखना है, वॉइस सीखना है, नरेशन सीखना है, क्लॉज सीखना है, तो बिना वर्ब के कोई काम होने वाला नहीं। तो पहले आप वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे अपन लिखते हैं राइट, ये हो गया बेस फॉर्म। इसका एस फॉर्म क्या बनेगा, राइट। अब कोई वर्ब का एस फॉर्म क्या होगा, उसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईईएस लगेगा, ये डिपेंड करता है इस वर्ब पर। तो उसके भी रूल्स है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। देन सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट। थर्ड फॉर्म रिटन और आईएनजी फॉर्म राइटिंग।
ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म का बेस फॉर्म का इस फॉर्म ऐसे बनना चाहिए, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आइंथ फॉर्म, कोई पैटर्न नहीं है। आपको इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका वर्ब। फिर उसमें क्या आएगा, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब में आ जाते हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द कहाँ में आए थे, एडजेक्टिव में आए थे। नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्टिव में आए थे। अब वर्ब की किस में आएंगे, एडवर्ब। मतलब इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया कैसी हो रही है बता। जैसे ये ट्रेन चल रही है, मैंने कहा ये ट्रेन चल रही है, लेकिन किसी ने बोला जल्दी हटो, ट्रेन तेजी से चल रही है, और वो तेजी से चल भाग रही है ना, तेजी से चल रही। क्रिया कैसे हो रही। जैसे मोहन ने गाना गाया, मोहन sang a song, मोहन sang a song, ठीक है, वो गाया होगा, मोहन sang a song beautifully, अच्छा बहुत अच्छे से गाया है। अब आपको ज्यादा जानकारी मिली है कि क्रिया कैसे हुई। तो क्रिया के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, इसको एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब 3 काम करता है, ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और सेंटेंस में आने वाले दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ब्यूटीफुली, मोहन sang a song, ये एक सेंटेंस हुआ। देन मोहन sang a song beautifully, उसने बहुत अच्छे से गाया। और अगर उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से गाया तो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मोहन sang a song very beautifully। तो वेरी शब्द क्या कर रहा है, ये ब्यूटीफुली को क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, sang को। तो sang हो गया वर्ब और ब्यूटीफुली हो गया एडवर्ब, क्योंकि वो इस वर्ब की खासियत बता रहा है, किसकी, sang की। लेकिन ब्यूटीफुली भी कितना, वेरी ब्यूटीफुली। तो ये वेरी ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है, वो ब्यूटीफुली एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है। आर यू गेटिंग। तो इंग्लिश इज अ वेरी रिच लैंग्वेज, इसकी जितनी आप गहराई में जाएंगे उतना आपको इसकी जानकारी मिलेगी। नाउ हैव यू अंडरस्टूड। अक्सर क्या होता है, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जिनमें एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से बनते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्मार्ट, स्मार्टली। कुछ शब्द बिना उसके भी बनते हैं। जैसे वेरी किसी एडजेक्टिव से नहीं बना है, सो ये किसी एडजेक्टिव से नहीं बना। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर कोई भी चीज रिजिड नहीं है, यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को समझना पड़ता है, और प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। भाई एक रस्सी पे चलना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, पर प्रैक्टिस से लोग चलते कि नहीं चलते। तैरना हर आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन तैरने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तैरने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, उससे आप तैर सकते हैं। नाउ 6 और 7 और 8 इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख ले। यहाँ तक समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। आप इतने ध्यान से सीख रहे हैं, इसलिए आपके लिए मैं भी चाहता हूं कि हम लोग आपके सम्मान में ताली बजाएं। और अगला पॉइंट है हमारा क्या, प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन ये क्या बताता है, सेंटेंस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ में रिलेशन को शो करता है। जैसे ये जो डस्टर है, ये कहां पर है, ये डस्टर कहां पर है, देखिए टेबल पर है। अगर मैं कहूं द टेबल इज डस्टर या द डस्टर इज टेबल, मतलब ये डस्टर टेबल है, तो ये हास्यास्पद है, रिडिकुलस है। लेकिन मैं कहूंगा द डस्टर इज ऑन द टेबल, ऑन, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, पोजीशन ये बताता है, ठीक है। इसी तरीके से द चॉक इज इन द बॉक्स, चॉक का है बॉक्स के अंदर है, ये पोजीशन बता रहा है। तो ये पोजीशनिंग वाले जितने शब्द है, रिलेशन वाले जितने शब्द है, ये सब प्रीपोजिशन कैटेगरी में आते हैं। इसको अपन हिंदी में संबंध सूचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक शब्द, ठीक है। इसमें जनरली ऐसे शब्द आते हैं एट, ऑन, इन, बिटवीन, है ना, अमंग, ठीक है। कुछ शब्द जो प्रीपोजिशन में आते हैं वो कंजक्शन में भी आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप जैसे जैसे जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद आएगा कंजक्शन। ये काम क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग वर्ड्स, ऑल लिंकिंग वर्ड्स,
आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस, जैसे एंड, क्या एंड, बट, और, इफ, बिकॉज, ये बहुत सारे शब्द हैं जो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे शब्द जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना, उसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा। और उसके बाद में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी क्या होता है? जो आश्चर्य दर्शाने वाले जितने भी शब्द है उनको इंटरजेक्शन में रखा गया है, यानी विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मय, आश्चर्य क्रिएट करते, वाह, हुर्रे, वो, व्हाट, अलास, मतलब खुशी भी है, किसी किसी में बहुत दुख है, किसी किसी में बहुत खुशी है, किसी किसी में सरप्राइज है। जैसे कई बार आप फोन पे देखते होंगे, फोन पे उधर से व्हाट, ऐसे व्हाट बोलते हैं, व्हाट है क्या, मतलब उसको यकीन नहीं होता अपने कामों पर, अरे ये कैसे हो गया, राइट। तो इस तरीके के जो शब्द है, और इसमें ऐसे जो भी शब्द लिखते हैं उसके बाद में एक साइन लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, व्हाट, हुर्रे, है ना, ये सब सारे शब्द इसमें आते हैं जो कारण आता है इंटरजेक्शन। सो टुडे वी हैव गॉन थ्रू ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें पहला था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। क्या आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? इनका क्या सिग्निफिकेंस है आप समझ पा रहे हैं, महत्व समझ पा रहे हैं? अच्छा, आपको अगर ये नहीं पता होगा तो क्या आपकी लाइफ में आप अच्छी इंग्लिश क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, कई बार इंग्लिश बोलना आ तो जाता है, लेकिन जब हम किसी को समझाने जाते हैं तो हमें उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी काम खुद करने के लिए हो सकता है उसका हमको कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो। एक बल्लेबाज बहुत ज्यादा टेक्निक ना भी जानते, अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस आ गई तो खेल लेता है, लेकिन जब दूसरे को सिखाना है तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पर आप डिटेल में जाइए, देखिए, पहले नाउन्स को पढ़िए, नाउन्स क्या क्या होते हैं, फिर प्रोनाउंस को पढ़िए। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।